आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से, वेक्टर एनालिसिस। और ये डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक पढ़ेंगे हम। आपको मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको फौरी तौर पे लेक्चर लेने के बाद इसको प्रिपेयर करके तो इसमें से एक अच्छा सा क्विज आप दे सकें। चैप्टर 1 में हम मेन बातें जो हम सीखेंगे वो ये होंगी। नंबर 1, हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेसेस में और इस वेक्टर एनालिसिस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये अक्सर आप क्वेश्चन करते हैं और बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ भी समझते हैं दूसरे से। नंबर 2, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हुए हमारा एक कंसर्न होगा यहाँ पे कि जो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह की क्यों होती है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये इनके जो अलजबरा है वो नंबर से मुख्तलिफ कैसे। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कभी भी अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब ये होता है कि या तो ए जीरो है या बी जीरो है या दोनों जीरो है। जबकि आप देखेंगे वेक्टर्स के अंदर समटाइम्स ए डॉट बी इज जीरो, जबकि ना तो ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा। सो वेक्टर्स का जो अलजबरा है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अलजबरा ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और दूसरे जो टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें क्या फर्क है, यहाँ आपको प्रॉब्लम आता है, हम ये देखेंगे। नंबर 5, आज का आपने 6 बजे का मेरा लेक्चर लिया होगा वेक्टर स्पेसेस पे। मैंने लेक्चर दिया था लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे। वही टॉपिक यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इन द एंड वी विल सी द रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ठीक है, और हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मेन चीज हमारी ये होगी कि हम यहाँ पे वी विल सी ए कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, पहला क्वेश्चन कि वेक्टर स्पेसेस में और वेक्टर एनालिसिस में क्या रिलेशनशिप है। आपने वेक्टर स्पेसेस के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है बेसिकली वो एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाता है, और एक आप फील्ड लेते हैं जिसके एलिमेंट्स को आप स्केलर कहते हैं, और उसके बाद आपके पास वेक्टर एडिशन डिफाइंड होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। अंडर सर्टेन प्रॉपर्टीज दिस एक्स ओवर एफ इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज if we take f is equal to r and we take x is equal to r cube, then this is an example of a vector space r cube over r। ठीक है, इसको आप स्पेस भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस। और यहाँ देखो फर्क प्योर अप्लाइड का, एक रिलेशनशिप आप देखो कि भाई अब प्योर मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उसमें हम स्पेसेस से बाहर निकल जाते हैं, बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट चीजों में चले जाते हैं। ठीक है, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं तो फिर नजर आने वाली चीजों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आपकी आंख, हमारी आंख जो है वो जब देखती है आसपास जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं, जो प्रॉब्लम हम देखते हैं, वो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब आप 3 डायमेंशन के अंदर रहेंगे, आपकी एप्लीकेशन 3 डायमेंशन के अंदर रहेंगी, तो यू विल हैव दिस वेक्टर स्पेस r क्यूब ओवर r। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर स्पेस r क्यूब ओवर r, and in vector analysis this is our main concern. Our main concern in vector analysis is this space R cube. We will study its algebra, we will study vector valued function, their limits, continuity, and many other properties. Because एक arbitrary vector space के अंदर vectors तो होते हैं, vector addition और scalar multiplication तो होती है, लेकिन length of vector का concept नहीं होता, उसके बाद डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट एक आम वेक्टर स्पेस में नहीं होता। ठीक है, जबकि ये जो स्पेशल एग्जांपल है जो आप जानते हैं यूक्लिडियन स्पेस बनती है, इसके अंदर कुछ इजाफी खूबियां भी हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। ठीक है, सो दिस इज a particular example of vector space, but due to which rich structure it enjoys lots of properties. Now
क्विकली हम देखते हैं कि वो काम जो आपने बहुत अच्छा किया होगा और आप कर सकते हैं, उस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर्स। अब देखिएगा कि क्योंकि मैंने ये कहा कि अब हमारे पास आर क्यूब ओवर आर, तो इसका मतलब है आर क्यूब हमारे पास वेक्टर है, आर क्यूब के एलिमेंट आर, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो स्केलर के तौर पे काम करेगा। तो हमारी नजर में स्केलर और वेक्टर ये है, यानी आर रियल नंबर जो होंगे जस्ट उन्हें हम स्केलर्स कहेंगे, और आर क्यूब के एलिमेंट जो होंगे उन्हें हम वेक्टर कहेंगे। और आप जानते हैं जब रियल नंबर में रहेंगे तो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वो एक नंबर होगा। जब आप स्पेस आर क्यूब में जाएंगे तो फिर साफ जाहिर है उसका कोई एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा, तो फिर आप उसे उसकी डायरेक्शन वहां पे आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द concept of scalar and vector for us. The next thing, geometrical interpretation of a vector. वेक्टर के लिए एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। अगर ये इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो तो उस वेक्टर को फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, और अगर ये फिक्स्ड ना हो ये इनिशियल पॉइंट, तो उसको फ्री या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी जानते हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर with same magnitude opposite in direction, unit vector, this is vector over its magnitude। ठीक है, और यूनिट वेक्टर के बारे में खास बात यह है कि आप देखें कि आपका वेक्टर कोई भी वेक्टर है, ये देखें दो वेक्टर पैरेलल हैं, चार वेक्टर पैरेलल, जितने मर्जी वेक्टर पैरेलल हैं, जब आप इनका यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप इसे श्रिंक कर देते हैं लेंथ वन तक सबको ऐसे, और जब आप स्पेस में इनको ड्रा करते हैं you will get same vector for all these things because this is on the boundary of a sphere। ये point boundary of sphere पे होते हैं, और यहाँ इसका ये यूनिट वन लेंथ वन का ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो आप एक स्फीयर बना सकते हैं, सारे आपके यूनिट वेक्टर उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वन, द नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर के बारे में ये है कि इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्यों होती है। अब देखिए, जब नल वेक्टर बनाते हैं हम तो होता क्या है, ये एक वेक्टर है, फर्ज करें इसकी मैग्नीट्यूड है कुछ भी है, नॉन जीरो है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए जरा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्यों होती है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो भी है, मैं इसकी मैग्नीट्यूड को इसको श्रिंक करके मैग्नीट्यूड जीरो करता हूँ, तो ये डॉट आ गया, इसको श्रिंक किया, ये डॉट आ गया, इसको श्रिंक किया, इसको श्रिंक किया, तो ये श्रिंक करके जीरो मैग्नीट्यूड। अब जब मैंने इसको बनाना चाहा तो ये ओरिजिन पे एक डॉट है। ठीक है, ये एग्जांपल भी सामने रख लें, इसको श्रिंक किया, इसको श्रिंक किया, अब ये नल वेक्टर है, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। अल्लाह जाने इस ये वाला वेक्टर था, इसको श्रिंक करके बना, ये था इसको श्रिंक करके बना, ये था इसको श्रिंक करके बना, या ये था इसको श्रिंक करके बना। तो इसका मतलब है भाई ये पॉइंट जो है ना कहीं भी दौड़ सकता है, इसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, आप इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं बता सकते कि ये डायरेक्शन। अब बात समझ आ गई? कोई भी डायरेक्शन लें, उसको श्रिंक करें तो आप नल वेक्टर पे आ गए। इसका मतलब नल वेक्टर हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, दिस इज द रीजन। ठीक है, यही वजह है कि ये हर एक के पैरेलल है, हर एक के परपेंडिकुलर है, आप मान जाते हैं चुप करके और कुछ बोल नहीं सकते आप। ठीक है, ओके। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज हेड टू टेल रूल। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, आप जानते हैं जब डायग्राफ बनाते हैं हम पैरेललोग्राम, ये एक वेक्टर है, हेड टू टेल रूल से ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, इसके पैरेलल आप इसके पैरेलल यहाँ बना देते हैं, सॉरी, और इसके पैरेलल यहाँ बना देते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है। अब इसका जो डायगोनल है ये किसे जाहिर करता है? ये जो मेन डायगोनल है ये a प्लस बी को जाहिर करता है, ये इनका सम है, और ये जो दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है ये a माइनस बी को जाहिर करता है, ये इनका डिफरेंस है। तो a प्लस बी, a माइनस बी को ज्योमेट्रिकली यूं बयान कर सकते हैं, और जबकि एनालिटिकली इनके कंपोनेंट्स दिए हों तो वेरी सिंपल, आई जे के कंपोनेंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, no problem in addition, no problem subtraction, polygon law, vector addition, scalar multiplication. This is something very beautiful. What is scalar multiplication? A is the vector, m is a scalar number. This is scalar. This is आपको बताया था ये vector space है, r cube over r. That's why the scalar multiplication is defined another vector. तो ये vector किस तरह का होता है? We have three cases. अगर तो m जीरो करो तो ये उस बेचारे का भी बेड़ा कर देगा, ये जीरो वेक्टर बना देगा उसको। ठीक है, दिस इज नल वेक्टर, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अगर m पॉजिटिव होगा तो फिर मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगी, और उसी डायरेक्शन में
ये मैग्नीट्यूड m टाइम्स डायरेक्शन सेम, और अगर नेगेटिव m हुआ तो मैग्नीट्यूड अगेन m टाइम्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, ठीक है। बट इन ऑल दीज केसेस आप देखें कि अगर आप किसी स्केलर नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इन ऑल दीज केसेस जो नया वेक्टर बनता है वो a के पैरेलल ही होता है, ठीक है। A and B are parallel vector. So this suggests some definition of the parallel vectors. ठीक है? The two vectors are said to be parallel vectors if and only if they are the scalar multiple of each other. ठीक है? This is the definition. Two non-zero vectors are parallel if and only if they are scalar multiple of each other. कुछ दूसरी definitions भी हैं, आप याद रख लें। A और B vectors parallel होंगे। Number one, आपने देखा if A is scalar multiple of B. Number two, if they have same unit vector, जब आप shrink करके उनकी magnitude 1 करेंगे, they will become same. Number 3, their cross product becomes 0. Number 4, the ratio of their components is same, A1, B1, A2, B2, A3, B3. These ratios are fixed and same. ठीक है? These are the 4 properties of the parallel vectors. ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा देखेंगे आप, two vectors are parallel if and only if they are linearly dependent. ठीक है? This is number 5. The vectors are parallel if and only if they are the linearly dependent vectors. ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। तो आप देखिए आज का लेक्चर आप रिलेट करते जाए, मेरे लेक्चर को अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। वेक्टर स्पेस पे मेरा जो लेक्चर आज हुआ है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज वेरी ऑब्वियस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर, जे के यूनिट वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, दिस इज द क्वेश्चन हियर। ये भी एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन, इसको ही हम कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा इनमें फर्क क्या है स्केलर प्रोजेक्शन में और वेक्टर प्रोजेक्शन में? हम एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके पास ये वेक्टर है a1i, a2j, a3k, ये आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मुझे आप x कंपोनेंट बताएं कि x कंपोनेंट क्या है। आप बताएंगे मुझे, आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वहां से आपके पास ये आ जाएगा a1, आप कहेंगे इसका x कंपोनेंट a1 है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे, उसका एक तरीका और क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप जिस डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट लेना है, आप उस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसके साथ डॉट ले लेते हैं, a डॉट आई। जब आप a डॉट आई करेंगे, i डॉट आई 1 हो जाएगा, a1 रह जाएगा, j डॉट आई 0 हो जाएगा, k डॉट आई 0 हो जाएगा, जस्ट a1 रह जाएगा। सो a1 इज द x कंपोनेंट ऑफ a। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर। ये इसे आप स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कहते हैं और स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और आप इसको COMP, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन। अच्छा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है? वेक्टर प्रोजेक्शन ये होती है कि वो कौन सा वेक्टर है, यानी ए का जो ए का आपने वो कंपोनेंट लिया जो आई डायरेक्शन में था, मिसाल के तौर पे ये आई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आपने कहा कि ये इसकी जो ये A1 है इसका प्रोजेक्शन। अब अगर वेक्टर प्रोजेक्शन कहते हैं तो साथ आपने इसका डायरेक्शन भी बतानी है। अब A1 के डायरेक्शन क्या है? आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आप सिर्फ A2 कहेंगे तो ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा या इसका स्केलर प्रोजेक्शन बन जाएगा वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे A2 जे यूनिट वेक्टर, A3 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये फर्क है स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन में। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन को आप कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक, वेक्टर प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक मैपिंग, और बड़ी इंपॉर्टेंट मैपिंग है ये प्रोजेक्शन मैप, ये हम डिफाइन करते हैं, और ये स्पेस R³ से R³ पे ही होती है। यानी हम चाहते हैं कि ये एक वेक्टर पे अप्लाई हो, जैसे मिसाल के तौर पे XYZ, और आंसर हमारे पास वेक्टर आए। ठीक है, अब ये हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाएगा हमें, बट दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, एलिमेंट ऑफ R³। अगर आप जस्ट स्केलर कह देंगे, यानी जस्ट आप x ले लेंगे, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड, नॉट एन एलिमेंट ऑफ R³। आगे चल के आप देखेंगे कि फंक्शन एनालिसिस के अंदर आप देखेंगे कि दिस प्रोजेक्शन मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
That's why we define vector projection. So this is all about scalar and vector projection. Okay, this is the components of a vector. This is the magnitude of a vector. I, j, k has length 1, position vector, a vector from the fixed point origin to that point, the length of this vector, okay, the sum of two vector, negative of a vector, unit vector and its magnitude, zero vector, addition of two vectors, component wise, subtraction, scalar multiplication, everything is very simple for you. Okay, given two vector in space, पोजीशन वेक्टर निकालना तो आसान है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक वेक्टर है x1 y1 z1, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, आप इसे x1 i y1 j z1 k कर देंगे, ठीक है. But if I give you 2 points x1 y1 z1, the other point is x2 y2 z2, and I say find the vector from point p to vector q, vector pq, ठीक है. तो ये ऐसा थोड़ा ही है कि हम पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी यूज हेड टू टेल रूल लाइक दिस. सपोज r1 is the position vector of p, r2 is position vector of q. Then from here r1 plus pq is equal to r2. Then pq is equal to r2 minus r. r1 उधर चला जाएगा तो pq is equal to r2 minus. And what is r2? Basically this is कि pq is equal to position vector of q लेंगे minus position vector of p, यानी final point का position vector minus initial, just like a b vector will be position vector of p minus position vector of a. Okay, fine. This is again something trivial. ठीक है, आप बैठे सुन रहे हैं, बोर हो रहे होंगे. अच्छा चलो भागते हैं यहाँ से. Find a unit vector a in the direction of a given vector. पहले p q vector find कर लेंगे, फिर उसका unit vector find कर लेंगे. चलो शाबाश. a plus b, a minus b, ठीक है, ये अपने छोटे बहन भाइयों से करा लें. Determine the condition under which the two vectors are parallel. ठीक है, ये बड़ा मजेदार काम है आसान, आप एंजॉय करें सर्दियों में से. The two non-zero vectors a and b. कंडीशन बनाओ कि दो वेक्टर a और b हैं पैरेलल. हमारी यादाश्त तो ये कहती है कि नवाज़िश अली शाह ने हमें ये बताया था कि दो वेक्टर a और b पैरेलल हों तो वो इस तरह लिखे जाते हैं, b is a scalar multiple of a, b is equal to ma. अब इसे लेके चलते हैं, b के कंपोनेंट रख दिए, a के कंपोनेंट रख दिए, m मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेट कर लिया i j के कंपोनेंट्स को. b1 is equal to ma1, b2 is equal to ma2, b3 is equal to ma3. अब देखो जरा, m आया b1 बटा a1, इधर से m आया b2 बटा a2, इधर से m आया b3 बटा a3, सारे m के बराबर हैं. खाम खा हमें दाल लगाया हुआ इन्होंने, बस बराबर कर b1 a1, b2 a2, b3 a3. This is equal to m, which means that all these ratios are same. ठीक है, और आपको मैं ये बात पहले ही बता चुका, ठीक है, लिहाजा यहाँ से भी बातें हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बड़ी आसान है. कम्यूटेटिव अंडर एडिशन ग्रुप मान लिया हमने. अंडर एडिशन ये बन गया हमारे पास एक कम्यूटेटर, सॉरी अबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिंग ग्रुप. ठीक है, चलो जी खत्म हो गई, आगे चलते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रिवियल. ठीक है, आप देख के आप आंखें ठंडी हो जाएंगे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. डॉट प्रोडक्ट, दिस इज योर फेवरेट, but the question is there. What is the difference between dot and cross product and why these are different? जब आपके पास नंबर होते हैं a और b स्केलर नंबर्स, तो फिर a डॉट b भी वही और a क्रॉस b भी वही. ठीक है, प्लस माइनस हो तो उसका हल भी आपके पास है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस. लेकिन जब वेक्टर हैं और किसी का मुंह उधर है किसी का मुंह उधर है, फिर परेशानी होती है थोड़ी सी कि अब किधर जाएं, ए की तरफ जाएं बी की तरफ जाएं, क्या करें. उसका हल देखो जी, अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के क्यों होते हैं. अब आप देखें आप क्या करेंगे. आप ये आपके पास बी हो रहे हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है. अच्छा, पहली बात ये कि इनके ए और बी के दरमियान तो दो एंगल बन रहे हैं, एक बाहर भी तो बन रहा है एक अंदर बन रहा है. कौन सा लेंगे? द स्मॉलर वन. यानी कि उसकी निशानी क्या होगी, वो 0 से पाई तक होगा. ये बाहर वाला पाई से बड़ा है, तो एंगल थीटा हमेशा 0 से पाई होगा. अब देखो, अब इनका मसला हल करो. ए बी है, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, जान छुड़ानी है इनसे, क्या करें.
एक का मुंह उधर है, दूसरे का उधर है। दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रा करूं इस तरह बी पे, और तो ए का एक ऐसा कंपोनेंट आ जाएगा जो बी की डायरेक्शन में, और मैं कहूंगा बस चुप करके इसे बी के हवाले करो और इससे जान छुड़ाओ। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है। इसके दो फायदे, एक फायदा ये कि प्रोडक्ट डिफाइन हो गया, दूसरा फायदा ये कि अब इनकी डायरेक्शन सेम हो गई। अब ये स्केलर बन गए, जैसे रियल लाइन पे दो पॉइंट मल्टीप्लाई होते हैं, दो नंबर, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो गए। सो द प्रोडक्ट इज स्केलर। इसे मैं अब कोई नाम तो देना है ना इस प्रोडक्ट को, कोई निशानी इसकी भाई कि आप वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो बी के डायरेक्शन में है, कैसे पता चलेगा? लो, इसको किसी ने कह दिया कि डॉट के साथ जाहिर करो, तो डॉट का मतलब ये हो गया कि ए बी कॉस थीटा। कोई उस वक्त सोच के इसको क्रॉस कह देता, भाई क्रॉस से मेरा मुराद ये है कि ए का वो कंपोनेंट लेना है जो बी की डायरेक्शन में, तो हम बेचारे क्रॉस लिख रहे होते। तो बहरहाल ये दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग कि डॉट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ ए विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। वी नीड टू फॉलो दिस। ठीक है, अदरवाइज झगड़े शुरू हो जाएंगे, आप कुछ कहोगे लोग कुछ कहेंगे, कौन कोई एक स्टैंडर्ड बन गया, एक अंडरस्टैंडिंग खत्म। अच्छा, दिस एंजॉयज मैनी प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं आपको अगली बात बता दूं, आप सो ना जाए इससे पहले पहले। अच्छा, अगली बात ये कि ये तो एक तरीका था, आप कहते हैं नहीं भाई मैं तो नाराज हूँ बीस से, मैंने नहीं उधर मुंह करना, तो बिल्कुल उल्टा चलूंगा, मैं मुंह ऊपर उठा के जा रहा हूँ, ए साइन थीटा मैंने ये लेना है, ए साइन थीटा। तो फिर जी आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए साइन थीटा को बी के साथ, तो ये बना ए बी साइन थीटा, एक नया प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसका मुंह इधर है, इसका मुंह उधर है, तो प्रोडक्ट का मुंह किधर होगा? वो ना ए की बात सुनो ना बी की सुनो, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। खत्म होगी बात। ये लो, एन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। राइट हैंड रूल से आ जाएगा, अगर ए से बी गया तो वो अंदर को चला गया, बी से ए है तो बाहर को चला गया। बहरहाल अब इसकी कोई निशानी रखो भाई, इसके मुंह पे तो नहीं लिखा हुआ कि भाई कौन सा लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, तो इसकी निशानी रख दी कि भाई अगर क्रॉस होगा ए क्रॉस बी तो उसका मतलब ये होगा ए बी साइन। ठीक है, तो ये है जी हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हमने दो तरह के प्रोडक्ट डिफाइन कर लिए, एक ए बी कॉस, एक ए बी साइन, एक में वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है, एक में वो जो उसके परपेंडिकुलर। तो जी ये बात थी हमारे पास डॉट और क्रॉस की कहानी, कि डॉट और क्रॉस मुख्तलिफ क्यों। आगे इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी, मिसाल के तौर पर थीटा अगर 90 कर दो तो कॉस 90 जीरो, सारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए डॉट बी जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये आपको पता चल गया। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन थीटा इज जीरो। ए डॉट बी फिर ए, देखो अगर सेम डायरेक्शन हो तो कितना प्यारा काम हो गया कि अगर थीटा जीरो सेम डायरेक्शन, तो ए डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ऐसी है जैसे स्केलर की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर व्हाट कंडीशन, तो इसका मतलब कि व्हेन वी हैव पैरेलल वेक्टर देन वी सिंपली मल्टीप्लाई देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आ जाए आप इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, हम देख नहीं रहे कि एंगल क्या है, बट दिस इज नॉट द केस। मैं आपको वेक्टर देता हूँ भाई, ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है हमारे पास फर्ज करो 3i 7j 9k। अब आपको क्या पता भी ए ने किधर मुंह उठाया होगा, बी ने किधर मुंह उठाया होगा, तो आप कहाँ से इसके दरमियान एंगल लाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन कि भाई आपको वेक्टर एनालिटिकली दिए हुए हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, आप ढूंढते फिरो एंगल। द मेथड इज दिस वन, हम ए डॉट बी निकाल लेंगे, कंपोनेंट के साथ मैग्नीट्यूड ए बी सी डिवाइड करेंगे, तो साइन कॉस अगर जाके इनवर्स बन जाएगा, दिस विल बी द। सो तो ये फायदा है डॉट प्रोडक्ट का कि आप बगैर देखे, बगैर ड्रॉ किए दो वेक्टर का आप एंगल जान जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है। इसी तरह यहाँ एक कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बना लेते हैं बैठे बैठे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड लें कॉस थीटा हमेशा लेस इक्वल टू 1 होता है, तो इधर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको लेस इक्वल टू 1 करके दिस इज ऐसे कर रहा हूँ, एंड दिस मीन कि भाई ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू द
मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज सिंपल व्यू है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। लो जी, ये भी होगी। बाकी आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये आपका बचपन का दोस्त है, 9th-10th का दोस्त। सिमिलर वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज 1, और जो परपेंडिकुलर सारे हैं उनका 0 हो जाएगा। ये हो गया कंपोनेंट की फॉर्म ए डॉट बी, ठीक है। आपको समझाने वाली बात तो कोई नहीं ना इसमें, भागते चलो फिर। ये एक रिजल्ट है, इससे एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट बन जाता है। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। ए सेल्फ का डॉट क्या होता है, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड कॉस 0 1, यानी कि ए मैग्नीट्यूड स्केयर। और अगर मैं यहाँ पे इसका स्केयर रूट ले लूँ तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। लुक एट दिस, अगर मैं वेक्टर को रिप्लेस कर दूं नंबर से तो फिर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा a इंटू ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू ए स्केयर इज इक्वल टू दिस वन। एक छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम बड़ी गलतियां करते हैं। ए स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसे यूज करो, ए स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल टू -2 स्केयर रूट। आंसर क्या आना चाहिए, अब इसे यूज करो -2 का। हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके लो जी, याद कराया गया जी, स्केयर रूट से कट गया आंसर -2, बट दिस इज नॉट द केस। एंड व्हाई दिस इज नॉट द केस, दिस इज द रीजन that square root of a number is always positive. So अगर इसे करेंगे तो -2 स्केयर रूट, दिस इज -2 एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दिस इज +2। तो ये हमारे पास +2 आ गया, ठीक है। हाँ जी, रात के बज रहे हैं 11:30। कोई जाग रहा है आप में से कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ? शाह भाई, ये तो 100 लोग पूरे होने वाले हैं। चलो शाह जिंदाबाद, पढ़ते जाओ शाह। अल्लाह करे आप पढ़ जाएं और आपका पेपर पास हो जाए और आप मुझे कहें कि सर वो जो रात 11:30 बजे आपने बात कही थी ना, वो अल्लाह ने सच कर दी है, ठीक है। शाबाश, हिम्मत करो। ये बड़ा आसान, ठीक है। ये आपके छोटे बहन भाइयों को करने का काम है। ये देखो कीटर निकाल लेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी आपको पता लग गई, A and B are orthogonal if and only if they are scalar, their dot product is 0। खत्म होगी बात। 0 डॉट ए 0 0 परपेंडिकुलर हो गया हर वेक्टर के, ठीक है। द बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चैप्टर आप खत्म करें आप जल्दी से। ये देखिए, ये याद होगी सारी बातें आपको। डायरेक्शन को साइन, यस, दिस इज समथिंग वेरी डायरेक्शन को साइन। वाई दिस इज, आप तो कहते हैं बोर है ये, क्यों खूबसूरत चीज है। मैं आपको बताता हूँ क्यों खूबसूरत चीज है। देखो आप होते हैं ना जब एक्स वाई प्लेन में ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको बस एक एंगल दिया हो ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आप फटाफट वेक्टर बना लेंगे। लो जी, ये है जी वेक्टर। आपको दिया हो थीटा 30, आप फटाफट वेक्टर बनाएंगे जी, ये है वेक्टर, ठीक है। अब जरा बच्चों आओ ना मेरे साथ किसी कमरे में ऐसे, यानी कि स्पेस में। ये आ गए हम स्पेस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये अब मैं आपसे कहता हूँ कि वेक्टर मेरा जो है वो वाई एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है। आप कहेंगे लो जी ये है, नहीं भाई उस दीवार के साथ नहीं है, इस दीवार के साथ है, 30 बना रहा है। हमें कैसे पता चलेगा अब इस दीवार के साथ 30 है कि इस दीवार के साथ 30 है, या इधर लटक रहा है 30 पे, यहाँ ऐसे करके बाहर को, या इस लाइन के पीछे 30 है, तो ये तो पूरी कौन बन जाएगी 30 डिग्री। अगर हमें तो वेक्टर चाहिए, लो ढूंढो बैठ के भाई कौन सा वेक्टर है जो वाई से 30 बना रहा है, नहीं पता चलेगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि वो x के साथ 45 बना रहे, इधर से पकड़ो इसको, इधर से पकड़ो, ठीक है। अब ये भी यहाँ घूमना शुरू कर देगा, कहीं ऑप्शन निकल आएंगे। एक और एंगल बताना पड़ेगा कि z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है। लो जी, ये 3 बंदे पकड़ेंगे तो ये काबू आके खड़ा होगा एक जगह पे, ठीक है, अदरवाइज ये आपके काबू नहीं आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन एंगल्स। अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो आप एक एंगल के साथ उसे काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेक्टर एक्स वाई जेड स्पेस में है तो फिर आपको 3 एंगल चाहिए होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, फिर आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज, जस्ट लाइक जैसे ए एक्स आपके पास क्या होता था, ए एक्स आप कैसे निकालते थे, आपने कहते थे कि भी cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। इसी कहानी को आगे बढ़ाओ, अब अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ,
बीटा वाई एक्सिस के साथ, तो ये बन गया ए वाई बाई ए, और कॉस गैमा ये बन गया ए जेड बाई ए। कॉस अल्फा कॉस डायरेक्शन को साइंस आ गए। अब अगली बात ये कि आप फर्ज करें आपने आर ले लिया, ठीक है, या आपने कोई भी वेक्टर ए ले लिया, a1 a2 a3, ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, आप ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, a1 ओवर दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ये आप एक्स कंपोनेंट है याद रखिएगा, a2 ओवर ए मैग्नीट्यूड, a3 ओवर ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। क्या समझ आया, समझ आया कि जो डायरेक्शन को साइंस हैं वो बेसिकली किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और यूनिट वेक्टर की तो फिर मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसका मतलब है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्शन को साइंस कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन को साइन इज 1। डन हो गया, खत्म हो गया। अब अगर आपको 3 वेक्टर दिए जाएं और उनका सम ऑफ स्क्वायर 1 ना आया, तो फिर आप कहेंगे लो भाई नहीं, ये नहीं है डायरेक्शन, ठीक है, ये नहीं पकड़ सकते किसी वेक्टर को। लो जी, ये फाइंड हो जाएगा कंपोनेंट एंड, ये मैंने पहले बता दिया, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। सो द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, तो ये स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, एंड दिस इज ए कॉस थीटा। और आप जानते हैं ना ए डॉट बी वाला फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहां से निकाल लें ए कॉस थीटा, बी उधर भेजें, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और बी ओवर बी मैग्नीट्यूड को आप आसानी के लिए बी यूनिट वेक्टर लिख लें। इसका मतलब क्या है कि बी की डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट चाहिए तो बी के यूनिट वेक्टर से डॉट ले लें। जैसे एक्स एक्सिस में अगर आपको ए का कंपोनेंट चाहिए होता है तो आप आई के साथ डॉट लेते हैं, अगर बी की डायरेक्शन में चाहिए तो आप बी के साथ डॉट ले लें, यानी बी के यूनिट वेक्टर से डॉट ले लें। तो दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन आर द कंपोनेंट ऑफ ए along B। और अगर आप निकालना चाहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, तो फिर क्या होगा, ओके, ये बात होगी कंपोनेंट और वेक्टर प्रोजेक्शन की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक रिजल्ट है, जैसे आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट बना लेते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, इसी तरह किसी भी वेक्टर ए के कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं किसी भी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट से, एक उसके पैरेलल और एक उसके परपेंडिकुलर। जो पैरेलल होता है ए कॉस थीटा, वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। और जो उसके परपेंडिकुलर होता है, इसे निकालने के लिए आप ए में से प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी माइनस कर देंगे तो ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सो ए वेक्टर इज सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब यहाँ से प्रोजेक्शन कैंसिल कर देंगे, यू विल लेफ्ट विद ए, ठीक है। और मैग्नीट्यूड्स आप इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या होगी इसकी, देखें आप यहाँ से आप ए को आपने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ, ये दो कंपोनेंट का, दो वेक्टर का सम ए है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से चेक करते हैं तो ये देखें शाबाश, प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या होता है, ये वेक्टर प्रोजेक्शन है ना, वेक्टर है, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर आ रहा है, तो ए डॉट बी और बी यूनिट वेक्टर, ये इसी तरह ए डॉट बी बी यूनिट वेक्टर, और बी यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी। तो ये आपके पास एक रिजल्ट बन गया, किसी भी वेक्टर ए को आप इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं किसी दूसरे वेक्टर की मदद से, एक उसके बी के पैरेलल कंपोनेंट होगा, दूसरा ऑर्थोगोनल होगा उसके, ठीक है। यहाँ आप कैलकुलेट करें शाबाश, ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के ये डिस्कस हो गया हमारा कंपोनेंट्स के बारे में। एग्जाम्पल वर्क डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आप वो कंपोनेंट लेंगे ए का जो बी के परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर थीटा बिटवीन 0 to पाई, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस 0 होगा क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 है, यही वजह है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के,
और आई जे क्या होता है, आई जे के परपेंडिकुलर के है, जे के परपेंडिकुलर आई है, ठीक है, ये आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। कंपोनेंट की फॉर्म में ए क्रॉस बी क्या होता है, दिस इज डिटरमिनेंट आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, ये आप ये आगे आपके पास कंप्यूटेशन जी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। आपसे पूछा जाए कि वो वेक्टर फाइंड करें जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो ए क्रॉस बी है। अच्छा, ये आगे कंडीशन फॉर पैरेलल। दो वेक्टर नॉन जीरो हैं, पैरेलल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। अच्छा, साबित करेंगे वेक्टर पैरेलल हैं, कर लेंगे आप। प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स, ठीक है, इन आर क्यूब के जो वेक्टर हैं, अगर इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस का हो तो क्या ये ग्रुप बनाते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ए क्रॉस बी ये तो हो गया ठीक वेक्टर, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, बट वी नो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये एसोसिएटिव नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों नहीं होता, ये हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखेंगे कि ये क्यों नहीं होता, और ये भी देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस इज दिस एसोसिएटिव, ठीक है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जब ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। चलते हैं, शाबाश। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर क्रॉस एफ होता है। अच्छा, दूसरी चीज वेलोसिटी v इज इक्वल टू मेगा क्रॉस आर, मेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है इसमें, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज ब्यूटीफुल। स्केलर ट्रिपल। अब आ गई बात तीन वेक्टर के प्रोडक्ट की। देखो आपके पास अगर तीन वेक्टर हैं, ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी, तीन वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन किस किस तरह से हो सकती है? वी हैव सम केस। एक केस ये है कि चुप करके दोनों क्रॉस कर दें, एक केस ये है कि एक क्रॉस एक डॉट कर दें, दूसरा केस है डॉट क्रॉस कर दें, और तीसरा केस है कि दोनों को डॉट कर दें। ये आपके पास चार ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले ए डॉट बी करते हैं तो ए डॉट बी तो स्केलर हो जाएगा, तो स्केलर का तो डॉट फिर सी के साथ नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ए डॉट बी अगर पहले आप ए डॉट बी कर लेते हैं तो फिर भी ये स्केलर बन जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप पहले क्रॉस कर लें फिर डॉट ले लें तो देन दिस इज पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप पहले डॉट करते हैं, यानी कि एक डॉट एक क्रॉस के साथ काम चल जाता है अगर आप। और आंसर क्या आएगा, पहले ए क्रॉस ए बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर का डॉट सी के साथ, तो ये स्केलर, तो इसे क्या देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर का तो रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, तो लो जी, चार में से दो चीजें बच गई, एक वेक्टर हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट भी दो ही कैटेगरी में आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जल्दी से रिवाइज करते जाएं। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में ये डिटर्मिनेंट को जाहिर करते हैं। अगला सारा काम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के। डिटर्मिनेंट में आपको पता है दो रोज को चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में रोज को रोटेट करेंगे कुछ भी नहीं होगा। यही वजह है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को साइक्लिक ऑर्डर में आप रोटेट कर सकते हैं। आई जे के का अगर डॉट लेते हैं तो दिस विल बिकम 1, ठीक है। अच्छा, आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ये इस पैरेललोपिड जो आपको नजर आ रही है इसका वॉल्यूम होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये देखो ये तीन एजेस बना रहा है लेंथ विड्थ और हाइट में। अगर इससे बनने वाली पैरेललोपिड का वॉल्यूम 0 आ गया तो फिर इसका क्या मतलब होगा, फिर इसका मतलब होगा कि ये हाइट शाइट कोई नहीं, ये एक ही प्लेन के अंदर तीनों वेक्टर पड़े हैं, सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। So scalar triple product of three vectors is 0 if and only if the vectors are coplanar vectors, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड 0 हो जाए, सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होगी, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए बी सी थ्री वेक्टर टू बी कोप्लेनर इज दिस वन, ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक। These are the properties, very trivial one. Using the properties of determinants, we can prove all these. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर सेम हो जाए तो मतलब दो रो सेम होगी, तो फिर आंसर आ गया 0। नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहले हम बी क्रॉस सी ले लेंगे डिटर्मिनेंट के साथ, फिर उसका क्रॉस ए के साथ, तो यू विल सी दैट द आंसर विल बी
इन द फॉर्म a डॉट सी, ये स्केलर हो गया, b वेक्टर प्लस सॉरी माइनस, उसके बाद a डॉट b, ये स्केलर हो गया, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आ गया c वेक्टर। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन ये है इस बारे में कि ये बताओ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब देखो आप, ये है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा तो फिर तो वो बी और सी के प्लेन में चला जाएगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है दिस ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब आप अपने टोटके बना लेंगे जी, जो ब्रैकेट में आ गया तो बस वही आंसर है। ठीक है, लेकिन वजह आपको मैंने बता दी है। आगे चलते हैं जी। अगर हो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बजाय आप ब्रैकेट ए बी पे डाल दें तो फिर क्या होगा, एक फिर ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो ए बी प्लेन में लाई करेगा, तो फिर ये वेक्टर सेम तो ना होगा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका वैल्यू भी डिफरेंट है, ए डॉट सी बी और बी डॉट सी ए। ठीक है, सो ये वजह है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू A cross B then cross C. So the question is under what conditions this equality holds, and we have a result. We have a definite result when this equality holds, और ये बड़े प्यारे तरीके से हम बनाते हैं, हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं कि ठीक है जी बराबर करो जी इसे, ये लो जी, इनकी वैल्यूज पुट की, इधर से कैंसिल कर डाला, इधर से इनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, कंबाइन करने के बाद इसे हमें दोबारा हमने देखा कि ये तो ए क्रॉस सी क्रॉस बी बन गया, इसका मतलब ये कंडीशन निकल आई, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर ए क्रॉस सी क्रॉस बी जीरो हो, नंबर वन। अब इसके अपने अंदर दो बातें, ये जीरो कब होगा, ये जीरो हो जाएगा अगर ए क्रॉस सी जीरो होगा। एक तो ये, अगर ए क्रॉस सी जीरो कब होगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर ए और सी पैरेलल होंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर B और A क्रॉस C पैरेलल हो गया तब भी जीरो हो जाएगा। B अगर A क्रॉस C के पैरेलल हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है कि B इज पैरेलल टू A क्रॉस C। अब आप देखें A क्रॉस C कौन सा वेक्टर है, A क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर है जो A और C दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर B A क्रॉस C के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि द वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, क्योंकि बी ए क्रॉस सी के पैरेलल हो गया, तो इससे ये मिलेगा आपको बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। तो ये तीन बातें याद रखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर ए क्रॉस सी क्रॉस बी जीरो हो जाए, या इसी के अंदर से जो आपको दो चीजें मिली, एक ये मिली कि बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, दूसरी चीज आपको ये मिली कि ए एंड सी आर पैरेलल। इन ऑल दीज केसेस यू विल गेट दिस इक्वालिटी। ठीक है, चलें शाबाश, ये होगी हमारी इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। अब आगे चार चार वेक्टर। ठीक है, चार चार वेक्टर जब आपके पास आते हैं तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपने क्रॉस तो करना है वरना ये स्केलर हो जाएगा, इसको भी क्रॉस करना है वरना स्केलर, तो ये दो क्रॉस तो आपकी मजबूरी है। अगर इनकी जगह डॉट डालते हैं वो स्केलर कहानी खत्म, दो क्रॉस डालने आपकी मजबूरी है। अब यहाँ दो, एक में डॉट है एक में क्रॉस है, अगेन एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए डॉट सी बी डॉट डी और ए डी बी सी। ठीक है, याद रखना आसान है आपके लिए। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में आप बना लेते हैं, तो ये आ गया फोर वेक्टर्स के साथ। ठीक है, ये इनके डेरिवेशन है, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। आज की मेरा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर देख लें आप, गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस के नाम से। दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं कि दो हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपके पास वेक्टर हैं A1 A2, में एरो नहीं लगा रहा, आप याद रखिएगा, n वेक्टर्स हैं, n स्केलर ले लेते हैं, तो ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर और वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेक्टर बिकॉज ये वेक्टर स्पेस है,
स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर्स इज वेक्टर, सो दिस इज अगेन अ वेक्टर। ठीक है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिंपल, वेक्टर स्केलर मिला जुला के आप लिखते हैं सम की फॉर्म में, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये हमें दो डेफिनेशन देता है, एक लीनियरली डिपेंडेंट और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं सिर्फ दो वेक्टर तीन वेक्टर बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फर्ज करो कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तीन वेक्टर्स का, उसे आपने जीरो पुट कर दिया। अब आपने निकालने हैं यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब इसका जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, एक तो है मेरे पास अल्फा, सारों को जीरो कर दो, अल्फा 1 भी जीरो, अल्फा 2 भी जीरो, अल्फा 3 भी जीरो, जवाब जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हो सकता है, हो सकता है ना हो। अगर ऐसा हो, अगर वेक्टर a1 a2 a3 ऐसे हों कि जब भी आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आए कि सारे जीरो, दिस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ऑल द कांस्टेंट्स आर जीरो। फिर आप कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स है ना आपके, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि कोई एक किसी तरह से जान छुड़ा के नॉन जीरो हो जाए, फिर आप कहते हैं ये जो वेक्टर है ना, यही लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। अब आ जाए क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास अकेला वेक्टर है और वो नल वेक्टर भी नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा? यानी क्वेश्चन इज कि अगर सिंगल वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, डिपेंडेंट कब होगा? इसे हम चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि अगर एक वेक्टर है, अकेला वेक्टर एक, लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा? फर्ज करें कि ये वेक्टर हमारे पास है नॉन जीरो वेक्टर, नल वेक्टर नहीं है। ठीक है, देन अल्फा ए जीरो, जीरो पुट करके चेक करना है ना स्केलर जीरो होता है कि नहीं होता। ए नॉन जीरो है, लाजमी बात है, फिर अल्फा जीरो होगा तो अल्फा ए जीरो होगा। अब स्केलर ए की था, जीरो हो गया, इसका मतलब कि ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर नल वेक्टर है ये, फर्ज करें, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं टू ए भी जीरो कर, क्योंकि टू ने जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होना, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब मेरा जो स्केलर है वो नॉन जीरो है। तो अगर स्केलर नॉन जीरो हो, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर है नॉन जीरो है, एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये जिसमें जाएगा उसका बेड़ा गर्क कर देगा। अगर आपको वेक्टर दिए और उसमें एक नल वेक्टर हो, तो आप देखते ही पहचान जाए कि यहाँ पे, क्योंकि नॉन जीरो स्केलर ले सकते हैं, कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एनी सेट ऑफ वेक्टर जिसमें जीरो वेक्टर आ जाए वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर दो वेक्टर हों, फिर ये तो एक वेक्टर के लिए हमने किया, दो वेक्टर हों, a1 a2, अल्फा 1 a1 अल्फा 2 a2, ठीक है, दो वेक्टर, तो ये कब होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, कब होंगे और लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? अल्फा 1 a1 अल्फा 2 में। अब लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे जब कोई एक नॉन जीरो, फर्ज करें कि अल्फा 1 नॉन जीरो, तो फिर हमें मौका मिल गया, हम उससे डिवाइड कर देंगे। हमें जब भी नॉन जीरो रियल नंबर मिल जाता है, हम भाग के डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये a1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 1 a2। इसका मतलब क्या होगा? a1 इज लैम्डा टाइम्स a2। मतलब क्या है इसका? a1 a2 आर पैरेलल। इसका मतलब है कि दो वेक्टर a1 a2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। ठीक है, या आप कह सकते हैं व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल। तो याद रखना है, दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। जो भी वेक्टर पैरेलल होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वो एक लाइन पे होंगे और वो कभी भी एक प्लेन जनरेट नहीं कर पाएंगे, स्पैन नहीं कर पाएंगे जनरेट, वो एक लाइन में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा, अगर दो से ज्यादा हो गए, a1 a2 a3, इंटरेस्टिंग बात है को याद रखो,
कि ये इस वक्त आप जिस स्पेस में हैं वो R3 है। वेक्टर एनालिसिस के मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि R3 के डायमेंशन वेरी ऑब्वियस 3 है। अब 3 डायमेंशन का मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि इसकी बेसिस में 3 वेक्टर, कोई से 3 वेक्टर v1 v2 v3 अगर आप रख लो और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमेशा वो R3 को जनरेट करेंगे। यानी आप जानते हैं अगर एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उसमें पड़े हैं, तो वो उसको जरूर जनरेट करेंगे, वो उसकी बेसिस बन जाएंगे। 3 से कम होंगे तो वो कभी भी R3 को जनरेट नहीं कर सकते, खा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो। 3 से ज्यादा होंगे तो वो जो चौथा वेक्टर होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यानी अगर डायमेंशन 3 है और आपके पास उससे ज्यादा वेक्टर आ गए तो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आपकी बेसिस R³ है या फर्ज करें R स्क्वायर ही क्यों ना हो, अगर आपको ये दे दिए हो कि वेक्टर आप ये 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये यूनिक होगा। एनी वेक्टर v is uniquely expressed as the linear combination of v1 v2 v3, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना आपको यूनिकनेस देता है। ठीक है, नाउ यू quickly do all these things are very simple for you। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें इसकी बता दी। ये देखें, अगर n वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर वही बात कि वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ठीक है, वो उसके स्पैन में चला जाएगा। को लीनियर वेक्टर्स, दिस इज समथिंग सिमिलर टू लीनियर, समथिंग सिमिलर टू पैरेलल वेक्टर हियर। एक मीनिंग डिफरेंट है कोलिनियर का पैरेलल से भी। देखिए पैरेलल वेक्टर, ये देखें ये वेक्टर है ना दो, ये पैरेलल है। ठीक है, बिकॉज वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, a is lambda times b, these are parallel but these are not on the same line। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर ही रख दूं तो नाउ दे आर ऑन द सेम लाइन, पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी हैं। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर एक लाइन पे पड़े हैं तो वो कोलिनियर भी हैं पैरेलल भी हैं, अगर लाइन पे नहीं है तो वो पैरेलल हैं कोलिनियर नहीं है। यानी ऑल दीज केसेस अगर वो कोलिनियर हो या पैरेलल हो, a is lambda times b। ठीक है, but in this book both are same। Two vector a and b are said to be collinear if they are parallel to the same straight line। ठीक है, आप इसे यानी कंडीशन सेम है दोनों की, तो बोथ पैरेलल भी और कोलिनियर भी बोथ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, इसलिए आपका काम चल जाता है यहाँ पे। ओके, अब आप देखें जरा वेक्टर एनालिसिस यूज करें। जो लोग कहते हैं कि भाई वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर स्पेस यूज नहीं होती या कोई डिफरेंट चीज है, आप वो जरा गौर करें। दो वेक्टर है वो कोलिनियर नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होंगे। फिर अगर वो पैरेलल नहीं है इसका मतलब है इस तरह के हैं, दो वेक्टर हैं v1 v2, अगर पैरेलल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि v1 v2 सेट क्या हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस की बेसिस बनाएगा क्योंकि दो वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर कोई तीसरा वेक्टर आ गया v3, तो इसका मतलब है v3 फिर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा क्योंकि ये बेसिस है। सेम इज द केस हियर, अगर दो वेक्टर नॉन पैरेलल हैं तो उसका मतलब कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर ये अपने ही प्लेन में, यानी ये दोनों मिलके एक प्लेन की बेसिस बनाएंगे। फिर उस प्लेन में कोई सा भी तीसरा वेक्टर होगा तो वो इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, और अगली बात ये कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होगा बिकॉज द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट। xy plus yb equal to 0 implies xy both are 0। क्यों 0? क्योंकि अगर आपके पास वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होंगे, जब नॉन कोलिनियर होंगे तो नॉन कोलिनियर का मतलब कि वो पैरेलल नहीं होंगे, जब पैरेलल नहीं होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, जब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी 0 होगा स्केलर सारे 0 हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। अगर आप दो तरह से लिखेंगे तो स्केलर सेम आ जाएंगे, तो दिस विल गिव द यूनिकनेस। ठीक है, सेम इज द केस। अच्छा ये देखें नेक्स्ट वन, ये तो कहानी थी दो वेक्टर की कि ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब आप देखें वेक्टर स्पेसेस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं,
जब आप वेक्टर स्पेसेस में थे तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे, आप सिर्फ ये कहते थे कि एज लैम्डा टाइम बी, तो ए और बी आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यहाँ वेक्टर एनालिसिस में क्योंकि जो स्पेस है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, इसलिए यहाँ डायरेक्शन भी है। सो पैरेलल इफ एंड ओनली इफ लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर 3 वेक्टर हो गए तो फिर क्या होगा? 3 वेक्टर अगर आपके पास आते हैं और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या होगा, और लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो फिर क्या होगा? आप निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये 3 वेक्टर डिटर्मिनेंट की 3 रोज बन जाएंगी। और अगर आप इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, या अगर आप सिंपली डिटर्मिनेंट, अच्छा वो तो खैर रैंक आएगा इसका, उससे ही पता चल जाएगा। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। और अगर वो कोप्लेनर हो गए, देखो ये लाए थे तीनों को बेसिस बनाने के लिए आर क्यूब की, लेकिन अगर एक वेक्टर, 2 वेक्टर चले गए, तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन के अंदर चला गया, तो वो प्लेन तो बनाएंगे, स्पेस नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वो महरूम रह जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हों तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो बला चीज होती है, वो आर क्यूब को जनरेट कर जाएगा। याद रखें, the necessary and sufficient condition for 3 vector to be linearly independent is that they are not coplanar, their scalar triple product is not 0। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ए बी सी अगर कोप्लेनर हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो फिर तो डिटर्मिनेंट उनका नॉन जीरो होता है। कोई से 3 वेक्टर की पे क्या कंडीशन है कि ये कोलिनियर हो? जैसे 2 वेक्टर पे कंडीशन थी a is equal to lambda time b, what is the condition of on these 3 vector if the 3 vectors are collinear? इसका आंसर आपको अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आप क्विकली पढ़ते हुए आगे आगे ये देखें, ये सारा कुछ हो गया कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में ए बी सी। अगर ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर वो भला चीज बन जाएगी क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लुक एट द dimension of your space is 3, now you have 3 linearly independent vector, they will form a basis। इसका मतलब अगर कोई चौथा वेक्टर, कोई वेक्टर अब आप डी लें, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होगा। और अगली बात, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे ऑल द स्केलर विल बिकम 0। और अगर आप 2 तरह की इसकी एक्सप्रेशन लेंगे तो एक्सप्रेशन विल बी यूनिक, मीन द स्केलर्स विल बी सेम थिंग जो आपने 2 वेक्टर के लिए पढ़ी। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी और ये वेक्टर हैं नॉन कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होगा? नॉन कोप्लेनर का मतलब ये होगा कि देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट 0। इसका फायदा उठाते हुए हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है, डी वेक्टर व्हिच इज यूजिंग दिस डेफिनेशन, ठीक है। और अब बात हमारी किस तरफ जा रही है? ये बात हमारी जा रही है रेसिप्रोकल वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन था कि रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है? दिस इज the definition, this is the motivation behind reciprocal vectors। Okay, if a b c are any 3 non-coplanar vectors, non-coplanar है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नॉन कोप्लेनर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो फिर इसकी मदद से आप 3 वेक्टर और डिफाइन कर लेंगे। एक में आप ए को छोड़ देंगे, एक में बी को छोड़ देंगे, एक में आप सी को छोड़ देंगे। और ये वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। एंड दीज, और इनका बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। क्या रिलेशन है इनका? अभी देखें आप, पहले तो आप डेफिनेशन याद कर लें कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से ए बी सी 3 नए वेक्टर डिफाइन कर, ठीक है, स्मॉल सी। अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं? देखो, अगर स्मॉल ए का कैपिटल ए से डॉट लें फिर तो ये सेम नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए का स्मॉल ए से डॉट लें 1, बी का स्मॉल बी से 1, सी का स्मॉल सी से 1।
और अगर ए का डॉट गलती से ले लिया स्मॉल बी से, तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम, फिर जीरो हो जाएगा। यानी सेम के साथ लेंगे तो 1, डिफरेंट के साथ लेंगे तो 0। ठीक है, दीज आर टू ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर को। अच्छा, दूसरी बात, ये रेसिप्रोकल क्यों कहलाते हैं? होती रेसिप्रोकल है। इनकी खूबी ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/a डॉट बी क्रॉस सी। यानी ए बी सी का रेसिप्रोकल ए डॉट बी क्रॉस सी है। ए डॉट बी क्रॉस सी यानी ए स्मॉल ए बी सी के रेसिप्रोकल वेक्टर कैपिटल ए बी सी, और कैपिटल ए बी सी के रेसिप्रोकल वेक्टर स्मॉल ए बी सी। अच्छा, और अगर कैपिटल ए बी सी ये अगर होंगे नॉन कोप्लेनर, यानी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 होगा, तो स्मॉल ए बी सी ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे, इनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। क्वेश्चन आता है कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, तो फिर इनके रेसिप्रोकल वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं? आंसर इज नो। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर ए बी सी हो कोप्लेनर, तो क्या ये नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? या अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो क्या स्मॉल ए बी सी भी कोप्लेनर होते हैं? इसका आंसर ये है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो फिर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है 0, फिर आप इसके रेसिप्रोकल वेक्टर डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही रिजल्ट है कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो तो फिर उनके रेसिप्रोकल वेक्टर ए बी सी होते हैं, और वो भी नॉन कोप्लेनर ही होते हैं। कोप्लेनर के लिए तो आप रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अदर प्रॉपर्टीज आर इन इट्स एग्जांपल्स एंड इन द थ्योरम्स। ये देखें, ये रिजल्ट है कि अगर कैपिटल ए बी सी के रेसिप्रोकल हैं स्मॉल ए बी सी, तो अब आप देखें स्मॉल ए बी सी के जो रेसिप्रोकल हैं वो भी कैपिटल ए बी सी है। ठीक, अच्छा आप देखें, यानी ये सिमेट्रिक किस्म का रिलेशन है। आगे आ जाए। नाउ दीज आर सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये अब आपके करने का काम है जी। देखें, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर फाइंड करो जी, ये ए डॉट बी फाइंड करें, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। मैं आपको कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स बता देता हूँ। देखो, ये किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए डॉट आई, ये साफ ज़ाहिर है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये बड़ी आसानी से लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। डायरेक्शन को साइंस आप निकाल लेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आप ये काम भी कर लेंगे। ठीक है, देखते जाएं एक्सरसाइज। कंपोनेंट फाइंड करने हैं। इसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, नोट करने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ये देखें, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अगर ए और बी का डॉट 0 हो तो वो कहलाते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल हो तो इन दैट केस दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दिस वन। ये देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है? ये इनका सामना ए डॉट बी, ए प्लस बी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर। ये देखें, अब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर। आगे चल के देखेंगे यही मिनकॉस की इनक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, अब ये इक्वालिटी अदरवाइज देखो, इक्वालिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती, क्योंकि इन जनरल ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी होता है। लेकिन अगर ए और बी ऑर्थोगोनल हो तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, सो दिस इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। एंड दिस वन, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ये आपका जो रिजल्ट था ए प्लस मैट्रिक में जो आप पढ़ते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, दोनों का सम लेंगे तो 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिफरेंस लेंगे तो 4 टाइम ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही रिजल्ट यहाँ पे आ गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर सम और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ए और बी इस तरह के वेक्टर हैं कि उनके सम और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर रिजल्ट क्या बना? आप इनका स्क्वायर लें, इधर भी डॉट लें, इधर भी डॉट लें। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट गया स्क्वायर से, बी स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर से, और ए डॉट बी 0। इसका क्या मतलब है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इफ ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, शो दैट what is the result, what is the relation between a and b? So this is the one relation, a and b are perpendicular, a और b perpendicular हो तो फिर ये दोनों डायगोनल की लेंथ सेम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली देखो ये क्या चीज है, मैंने आपको बताया था, ये दो
कि अगर एक पैरेललोग्राम है इस तरह करके, तो उसका एक डायगोनल a प्लस बी है, एक माइनस बी। आमतौर पे इनकी मैग्नीट्यूड इन जनरल तो सेम नहीं होती, लेकिन अगर सेम हो जाए तो वो कब होती है, जब वेक्टर a और b आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए, तो फिर दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो सेम हो जाती है। तो ये वो फार्मूला है, ठीक है। जैसे ये मैंने बता दिया कॉशी-श्वार्ट इनइक्वालिटी, और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वल कब होते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, जब आपका थीटा 0 होता है, ठीक है, या 180 होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से वो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप जब चैप्टर करें तो एक्सरसाइज के अंदर से भी इन चीज़ों को जरूर लें, ठीक है। तो ये देखें, ये आप करते जाएंगे क्वेश्चंस, और इसमें से आप अपने लिए रिजल्ट्स इकट्ठे करते जाएंगे और उन्हें याद करेंगे। ये देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, और मिलके बना रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी सी। तो आप जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, बेसिकली हम करने लगे हैं। अब आपकी ये वो बात है, अब देखें, अब है कि तीन वेक्टर है और वो कोलिनियर कब होंगे, अंडर व्हाट कंडीशन द थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। लुक एट दिस, तीन वेक्टर बना रहे हैं ट्राइंगल, लीनियर तब होंगे जब इस ट्राइंगल, जब इसको आप यहाँ लेके आएंगे इस पॉइंट को, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। अब ट्राइंगल का एरिया कब 0 होगा, ये फार्मूला है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है, सॉरी 1/2 और ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्या है, बी माइनस है, ए सी क्या है, सी माइनस है। इसको सॉल्व करते करते आपका रिजल्ट ये आ गया कि एरिया क्या होगा, यानी 1/2 भी रहने दें, एरिया 0 कब होगा, जब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। जब ये आपका नल वेक्टर होगा ना, तो फिर आपका ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, तो फिर ए बी सी क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोलिनियर, ठीक है। और ये आपको देखें एक्सरसाइज में मिलती है, चैप्टर में नहीं मिलती। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो आप इस तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। और आगे जाके देखें आप ट्रिग्नोमेट्री के लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, ये सारे प्रूव हो जाते हैं इसकी मदद से, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। क्या क्या ए और ए कैंसिल हो सकते हैं, इन जनरल नो, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। ए डॉट सी इधर आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, बी डॉट सी 0। अब आप देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी 0, जब जब ए और बी माइनस सी परपेंडिकुलर, ना ए 0 है ना बी माइनस सी 0 है। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी तो तब होगा जब बी माइनस सी 0 होगा, विच इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। So like this, there are many other results for you. यहाँ पढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए, ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर है। आगे जाके आप देखें रेसिप्रोकल वेक्टर के कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पड़े हुए, ठीक है। हर रिजल्ट नहीं मैं आपको कह रहा कि आप याद रखें, लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आप एक बार जरूर सॉल्व किया करें, और फिर वो रिजल्ट्स आपको तब याद रहेंगे जब आप उन्हें एक बार प्रूव करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर उन्हें आप नोट करते जाएं तो आपके एक बड़े जबरदस्त नोट्स बन जाएंगे। अब ये देखें, दिस इज द क्वेश्चन। ये तीन वेक्टर हैं जो नॉन कोप्लेनर है। जब नॉन कोप्लेनर है तो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर बन जाएंगे। अब ये सॉल्व करें कि भाई आप जब उनका क्रॉस लेते हैं तो आंसर 0 आता है, जब डॉट लेते हैं तो आंसर 3 आता है। ये ऑलरेडी जानते हैं, 1 1 1 हो जाता है तो साफ जाएगा 3 होने, ठीक है। तो ये देखें, ये रिजल्ट्स आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे अगर आप प्रूव करते हैं। आई जे के सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम है, यानी आई जे के का रेसिप्रोकल लेंगे दोबारा आई जे के आएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और ये देखें, ये रिजल्ट्स आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये देखें, रेसिप्रोकल से मुताल्लिक बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। और इन द एंड यू विल सी द एक्सरसाइज। इसे अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक नज़र पढ़ लिया करें, एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम आते हैं वो आप डिस्कस कर लें, ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देख लें। So this is the end of our story on the chapter number 1, vector analysis, Dr. Nawaz Ali Shah. And I'm very happy to see कि भाई रात के 12-22 यानी सुबह ही हो गई है फिर हमारी, और आप बड़ी तवज्जो और शौक से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। उम्मीद है कि ये सुनने का आपको फ़ायदा होगा। असल फ़ायदा तब है जब आप, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बड़ा क्विकली तैयार करें और क्विज में से 20/20 लें, और इसी तरह
इसी शौक के साथ अगले चैप्टर पे चले जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।